Hi, today we're gonna discuss about fundamental rights under Indian Constitution. जो fundamental rights है इंडिया के अंदर, ये हमने अमेरिकन मॉडल से अडॉप्ट किया है और इनकॉर्पोरेट किया है इसे फॉर द पीपल ऑफ इंडिया। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स को सिक्योर ही नहीं बल्कि स्पीडी एंड इफेक्टिव रेमेडी भी प्रोवाइड करवाता है फॉर देयर इन्फोर्समेंट। अगर मेरे किसी राइट का इन्फ्रिंज हुआ है, माई राइट्स लाइक राइट टू इक्वलिटी, freedom, education, against exploitation, freedom of religion, educational rights. So these are the constitutional, like constitution will provide me remedy if someone infringe my rights, which I mentioned to you guys, and it will provide a speedy, effective remedy. Now, Part 3 of the Constitution is said to contain the Bill of Rights for the people of India. जो पार्ट 3 है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये कंटेन करता है बिल ऑफ राइट्स फॉर द पीपल ऑफ इंडिया। अब ये जो राइट्स हैं, ये सिमिलर हैं जो कि बिल ऑफ राइट्स इन द यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कि यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन है, सेम लाइक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स हैं। अब जो ये राइट हैं, ये डिक्लेयर किए गए हैं इनएलिएनेबल, इनवॉयलेबल, मतलब इसको हम किसी को ले नहीं सकते। ये हमारे राइट्स हैं जो हमें एज एन ह्यूमन हमको मिले हैं, जो एक डिग्निफाइड लाइफ जीने के लिए जरूरी है। जैसे कि जो माइनॉरिटीज हैं, इस राइट्स को एक बेडरॉक ऑफ देयर पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस समझते हैं कि वो भी पॉलिटिकली इन्वॉल्व हो सकते हैं, अपनी पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस दिखा सकते हैं। जो कि मेजोरिटी है वो कंसिडर करती है इस राइट को फॉर द वे ऑफ देयर लाइफ, कि ये हमारा जीने का तरीका है, जो ये राइट्स हैं। अब जो ये एक्ट है, एन एक्ट ऑफ स्टेट, whether legislative or executive, if inconsistent with the fundamental right, is declared to be null and void. अगर कोई भी एक्ट स्टेट का या लेजिस्लेटिव का या एग्जीक्यूटिव का हो जो कि इनकंसिस्टेंट है फंडामेंटल राइट के साथ, वो लॉ नल एंड वॉइड होगा, वो एक्ट नल एंड वॉइड होगा। वो कोई भी एक्ट हो सकता है उनका। आप अपने आसपास देखते होंगे कितने एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अगर आप पुलिस स्टेशन चले जाएं तो पुलिस स्टेशन अंडर द स्टेट आता है। हम पुलिस स्टेशन चले जाते हैं, वहां एफआईआर लिखवाने जाते हैं, तो वो सीधा एफआईआर नहीं लिखते हैं। एक्चुअली वो आपकी स्टोरी सुनेंगे। अगर कोई बड़े घर का बड़ी सारी गाड़ियां ले गया, वहां पर अच्छी ड्रेस पहन रखी, तो फटदनी एफआईआर लिख लेंगे। कोई गरीब गया है तो उसका नहीं एफआईआर लिखेंगे। तो ये क्या है कि भी एक इक्वलिटी नहीं है, रूल ऑफ लॉ नहीं है, जो कि हर एक को इक्वल समझे सोसाइटी के अंदर। ठीक है, तो ऐसा कोई भी एक्ट जो स्टेट आई मीन लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव जो कि इनकंसिस्टेंट है विद फंडामेंटल राइट्स, वो डिक्लेयर होगा नल एंड वॉइड। अब जो नलिटी है ऑफ सच एक्ट, ये रेस्ट अपॉन नहीं करती है जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट के ऊपर कि भी जुडिशरी इसको प्रोनाउंस करेगी कि ये एक्ट नल है और वॉइड है, बट ये ऑन द एक्सप्रेस प्रोविजन जो कि कंटेन्ड है आर्टिकल 13 के अंदर, वो प्रोनाउंस करता है ऑलरेडी। कोई भी ऐसा लॉ जो कि इनकंसिस्टेंट है विद द फंडामेंटल राइट्स, इट विल बी नल एंड वॉइड। हमें यहाँ पर कोई जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट की जरूरत नहीं है इस चीज के लिए। सो ये जो आर्टिकल 13 है, ये आर्टिकल 12 के, जो आर्टिकल 12 है, ये स्टेट को डिफाइन करता है कि भी स्टेट के अंदर जो अथॉरिटीज हैं, वो अगर किसी भी इंडिविजुअल के फंडामेंटल राइट के साथ कोई इन्फ्रिंजमेंट करती है तो वो एक्ट नल एंड वॉइड होगा। और इसकी जो निलिटी है, उसके जो जो जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट की जरूरत नहीं है उसके ऊपर, वो आर्टिकल 3 अपने आप ही उस चीज को खत्म करता है अगर कोई भी ऐसा एक्ट करता है। सो एक ऐसा केस था जिसके अंदर आया ओ लोग वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, जो कि कहते थे जो कि राइट्स हैं ये लिमिटेड नहीं है, नैरो राइट्स, बट प्रोवाइड ए ब्रॉड चेक अगेंस्ट द वायलेशन ऑफ द एक्सेस बाय द स्टेट अथॉरिटीज। कोई भी वायलेशन एक्सेस में स्टेट अथॉरिटी द्वारा किया जाए तो वो नल एंड वॉइड होगा।
पर ये जो राइट्स हैं ये लिमिटेड नहीं है, ठीक है। These rights have proved to be the most significant constitutional control on the government. यही rights हैं जो कि constitutionally control करते हैं government के ऊपर, particularly जो कि legislative power है, because they form a comprehensive test against the arbitrary exercise of the state power in the Haryana. So जो fundamental rights हैं ये comprehensive test है अगेंस्ट द आर्बिट्रेरी एक्सरसाइज ऑफ स्टेट पावर इन द एरिया। कोई भी स्टेट की पावर है, अगर वो अपनी आर्बिट्रेरी पावर यूज कर लिया, जो पावर को आर्बिट्रेटली यूज कर रही है अगेंस्ट द सिटीजन ऑफ इंडिया, तो ये फंडामेंटल राइट्स के थ्रू पता लग जाता है कि भी किन लोगों को उनके फंडामेंटल राइट्स प्रॉपरली अवेल हो रहे हैं। और इंडिया के अंदर तो जो राइट्स की इंफ्रिंजमेंट होती है, धज्जियां उड़ती हैं ना, कहीं नहीं उड़ती होंगी। लाइक समटाइम आई फील लाइक कि सिस्टम चेंज होना चाहिए। कब तक हम कहें कि भी खुद को बदलो, समाज खुद बदल जाएगा? ऐसा नहीं होता। खुद को बदलना मतलब यू आर चेंजिंग योरसेल्फ, यू आर अडॉप्टिंग द surroundings, you are keen to change, but you're still adopting it because people are telling you to just keep going with the flow, motherfuckers. Now कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, देयर ओरिजिन और इसकी जो डेवलपमेंट थी ये कहाँ से हुई। जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये सिक्योर करते हैं पीपल ऑफ इंडिया को। ये सर्टेन बेसिक राइट्स हैं, ये नेचुरल एंड इनएलिएनेबल राइट्स हैं, ये नेचुरल राइट्स हैं। हमारे पैदा होते ही हमको ये राइट्स मिल जाते हैं, ये राइट्स हमसे कोई खोस नहीं सकता। और ये जो राइट्स हैं ये डिक्लेयर्ड हैं, किए गए हैं एसेंशियल राइट्स इन ऑर्डर that the human liberty, एक इंसान की आज़ादी may be preserved, human personality develop an effective social democratic life promote, कि वो प्रमोट हो सके, उसको इतनी आज़ादी हो, वो कुछ भी कर सके। But there are some limitations, okay? To your rights, there are limitations. If you have rights, then you have a duty to. You cannot infringe the right of other person by enjoying your personal right, no? So you must show that while enjoying your rights, you have duty to. मान लो आपके पास राइट टू ड्राइव है, ए व्हीकल ऑन ए रोड, बट दैट डजंट मीन कि आप सड़क घेर के चलाएं। दैट डजंट मीन कि आप एक्सेसिव साउंड करेंगे अपने व्हीकल से। भाई मेरा तो महंगे वाला है, मेरी तो महंगे वाली गाड़ी है, मैं तो बीच में चलाऊंगा। तो ये ऐसे किसी के राइट्स इन्फ्रिंज नहीं करने, वो बेशक स्टेट भी है। अब हम स्टेट को वोट करते हैं हमारी सिक्योरिटी के लिए कि भी हमारी स्टेट जो है हम इसको वोट करेंगे तो हमको डेवलपमेंट मिलेगी, एजुकेशन मिलेगी, पब्लिक हेल्थ मिलेगी, सैनिटेशन मिलेगी, बहुत कुछ जो हम चाहते हैं जिसके लिए हम सरकार को बनाते हैं। पर इन द एंड ऑफ द टाइम अगर हम उसी राइट्स को मांगते हैं तो सरकार हम पे फिर डंडे बरसवाती है पुलिस वालों से, अपनी ही जो सिक्योरिटी। सो यू नो वेरी वेल गाइस कि भी क्या हो सकता है सोसाइटी के अंदर। तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं बहुत जरूरी है, और इनकी इन्फ्रिंजमेंट वो एक्ट जो कि स्टेट द्वारा किया गया हो नल एंड वॉइड होगा। और इसके ऊपर हम लोग को जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट नहीं चाहिए कि भी ये जीएमएम को फैसला दिलवाओ। हमारे राइट्स अगर इन्फ्रिंज हो रहे हैं तो वो आर्टिकल 13 टोटली कहता है इस चीज को कि भी कोई भी ऐसा लॉ जो कि हम आगे पढ़ेंगे इसको, कोई नहीं। जो नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है, इट इज अ फॉल्सी टू रिगार्ड फंडामेंटल राइट्स एज अ गिफ्ट फ्रॉम द स्टेट टू द इट्स सिटीजन। जो इंडिविजुअल है, मतलब ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि भी हमको स्टेट से फंडामेंटल राइट्स मिले। एक्चुअली स्टेट्स आपको फंडामेंटल राइट नहीं देता है। ये जो इंडिविजुअल है ये पॉजेस करते हैं इस बेसिक ह्यूमन राइट्स को इंडिपेंडेंटली ऑफ एनी कॉन्स्टिट्यूशन बाय रीजन ऑफ अ बेसिक फैक्ट दैट दे आर मेंबर ऑफ द ह्यूमन रेस। आपको स्टेट अधिकार नहीं देता है फंडामेंटल राइट्स का। आप जिस दिन इस धरती पे पैदा हुए थे उसी दिन ही आपके पास फंडामेंटल राइट्स हो गए थे, और उस टाइम स्टेट नहीं था। कभी तो कोई इंसान पैदा हुआ, पैदा होते स्टेट थोड़ी ना बन गई कि भी लो मैं तुम पे गवर्न करूंगा, तुम मुझे वोट दे। एक दो बंदे होंगे लड़ते बिड़ते रहे हैं, बहुत कुछ हुआ है इतनी डेवलपमेंट के लिए, तो इसे संभाल के रखिए। इन राइट्स को इन्फ्रिंज, जो राइट भी है तो ड्यूटी भी रखिए। नाउ जो ओरिजिन एंड कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, सो ये जो ओरिजिन है ना और जिसका कंसेप्ट है फंडामेंटल राइट्स का, ये ट्रेस किया जा सकता है 13th सेंचुरी से, जो कि इंग्लैंड में। ये समय है 1215 का, जब वहां के लोगों ने रिवोल्ट किया था, बागी हो गए थे वहां के लोग अगेंस्ट किंग जॉन एट रैनमेर एंड इन्फोर्स देयर डिमांड्स
for reiteration of their claims against the royal absolute। जो वो ना वहाँ के राजा होते थे, रॉयल एब्सोल्यूटिज्म आ गई थी भाई, हम बस चलने दो, हमको नहीं लेना देना किसी के, मर रहा है जी रहा है, इन राइट्स इन्फ्रिंज हो रहे हैं, कोई बागी हो रहा है, मतलब बहुत कुछ अलग था। आप देख सकते हैं इसके ऊपर वीडियोस और अदर चीजें पढ़ सकते हैं, पढ़िए एक्चुअली। दे फॉर द फर्स्ट टाइम, तो यहाँ पर क्या हुआ कि भी जो लोग थे जिन्होंने रिवोल्ट किया था वो पहली बार सक्सीड हुए थे, वो अपने जो राइट्स है, स्पेसिफिक एशियट लिबर्टीज को रिस्पेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो जो किंग था was made to acknowledgeable they were certain rights of the subject, जो वहाँ के लोग थे उसको acknowledge करना पड़ा कि भी हाँ इनके कुछ certain rights हैं जो कि violate नहीं किए जा सकते by sovereign in whom, बेशक वो सारी की सारी पावर लीगली वेस्टेड हो उसके अंदर। जो मैग्ना कार्टा है 1215 का, which is evidenced people's success was a written document, एक ये written document था। वैसे तो जो ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन है ये अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें मोस्टली जो लॉ है वो कन्वेंशंस एंड जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट एंड अदर थिंग्स के ऊपर होता है। पर ये जो पहली चीज थी जो कि रिटन में लोगों ने ली थी, ठीक है, अपने राइट्स, जो फंडामेंटल राइट्स, इट enjoined respect for the law by the king, forbade denial of or delayed justice prohibited। मतलब यहाँ पे क्या था कि भी रिस्पेक्ट ऑफ लॉ हो, क्वीन को फॉरबिड किया गया था, डिनायल और या फिर डिलेड ऑफ जस्टिस, जस्टिस मतलब लेट हो या उसका डिनायल कर देना, मैं नहीं देता, या फिर प्रोहिबिटेड अनलॉफुल डिटेंशन, और इन्होंने प्रोहिबिट करवाई अनलॉफुल डिटेंशंस, जो कि किसी को भी उठा लिया कहीं से और कैद में रख लिया अपनी, ऐसे काम, और जो एक्सेसिव फाइन्स है उनको। सो ये रॉयल एब्सोल्यूटिज्म थी उस टाइम किंग की लोगों के ऊपर। तो लोग इस चीज के लिए इन्होंने रिवोल्ट किया, वो आगे आए, इन्होंने इस राइट्स को लिया। तो ये पहली बार जो फंडामेंटल राइट का कंसेप्ट था वो ट्रेस किया गया था 13th सेंचुरी इंग्लैंड के अंदर। बैलेंस बिटवीन इंडिविजुअल राइट्स एंड सोशल कंट्रोल्स। अब जो राइट्स हैं ये आपके देखिए एब्सोल्यूट नहीं होते हैं, और ये किसी मॉडर्न स्टेट के अंदर एग्जिस्ट भी नहीं करते हैं एक्चुअली एब्सोल्यूट राइट्स। अब कोई भी ऑर्गेनाइज सोसाइटी की जो पहली मांग होती है, प्री कंडीशन जो होती है, कंडीशंस होती हैं, वो सिविल लिबर्टीज होती हैं कि उनके पास सिविल लिबर्टीज हो। अब देखिए जो आपने इंजॉयमेंट करनी है अपने राइट्स के लिए, जो राइट्स हैं उसकी अगर इंजॉयमेंट करनी है तो आपके ऊपर रीजनेबल कंडीशंस भी होंगी जो कि लगाई जाती हैं गवर्निंग अथॉरिटी द्वारा, जो कि एसेंशियल है किस चीज के लिए, लोगों की सेफ्टी के लिए, लोगों की हेल्थ के लिए, पीस के लिए, जनरल ऑर्डर्स एंड मोरल्स ऑफ द कम्युनिटी के लिए। अब जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये अकेले नहीं पढ़े जाने चाहिए, इनको अगर पढ़ना है तो प्लीज इनको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज जो कि इंश्राइन है आर्टिकल 51A के अंदर, वो उसके साथ पढ़िए। Suspension, amendment और denial of fundamental rights। So पार्लियामेंट empowered है अंडर आर्टिकल 33 जो कि आपके फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट कर सकती है इन देयर एप्लीकेशन टू द मेंबर्स ऑफ आर्म फोर्सेस, जो कि मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के लिए होंगे। अब जो आर्टिकल 34 है, मार्शल लॉ अगर कंट्री में एप्लीकेबल हो जाता है, इम्पोज हो जाता है, मार्शल लॉ होता है कि भी डायरेक्ट आर्मी रूल टू द स्टेट, तब आपके फंडामेंटल जो राइट्स हैं वो रिस्ट्रिक्ट हो सकते हैं। एंड वाइल जब इमरजेंसी है अंडर द आर्टिकल, इमरजेंसी लगी है, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी है, एंड अंडर आर्टिकल 352 क्लोज 1 इन द ऑपरेशन ऑफ राइट्स जो भी कंटेन है आर्टिकल 19 क्लोज 1 के अंदर, वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएंगे। और जो कि ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ सच प्रोक्लेमेशन जो प्रेसिडेंट है वो मे बाय ऑर्डर सस्पेंड कर सकता है, जो कि रेमेडी फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट एक्सेप्ट जो कि आर्टिकल 20 और 21 है उनके। ना जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो अवेलेबल है आपको स्टेट के अगेंस्ट। अब स्टेट में क्या क्या आता है, फॉर दे आर लिमिटेशन अपॉन द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट डालने के लिए, लिमिटेशंस डालने के लिए गवर्नमेंट की पावर के ऊपर, जो कि एज वेल एज लेजिस्लेटिव भी आ जाता है और एग्जीक्यूटिव भी आ जाता है।